चैनल। आई एम तानुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। हमने इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। पहले पार्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये सेकंड वीडियो लेक्चर है ऑफ दिस चैप्टर की। तो आइए देख लेते हैं कि हमने पहले पार्ट में क्या क्या कवर किया था। तो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि ये जो नेशनलिज्म की, अपने देश से प्यार करने की ये जो भावना है, ये कैसे यूरोप कॉन्टिनेंट में उत्पन्न हुई, कैसे लोगों ने इस फीलिंग को समझा और फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। हमें पता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी जो 1789 में हुआ था। हमने देखा था कि फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए थे ताकि वो अपने देश में नेशनलिज्म की भावना लोगों तक पहुंचा सके, राइट। उसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने द आइडियाज ऑफ ला पात्रिया ले सिटियन वर एम्फेसाइज्ड। हमने वहाँ देखा था कि फ्रांस के लोगों ने अपना एक रिश्ता जोड़ लिया था, किसके साथ, अपने नेशन के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने नेशनल एंथम कंपोज करे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी फ्रांस में इस्टेब्लिश हुई, बट वो डेमोक्रेसी जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर दी नेपोलियन ने, जब नेपोलियन की एंट्री हुई 1804 में। ठीक है, तो नेपोलियन ने एक सिविल कोड और नेपोलियन एक कोड बनाया था ऑफ 1804। उसमें हमने देखा था कि सिविल कोड के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी थे। तो पॉजिटिव आउटकम्स में हमने देखा कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस करे। नेगेटिव में हमने देखा कि उसने सेंसरशिप लगा दी, टैक्सेस को बढ़ा दिया एंड ऑल। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड थी। द फर्स्ट वन वाज द एरिस्टोक्रेट्स एंड द नेक्स्ट वन वाज द पेजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी में हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा रिच लोग थे, माइनॉरिटी में थी, वेराज पेजेंट्री मेजॉरिटी में थी बट काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। उसके बाद हमने देखा कि इन 2 क्लासेस के बीच में एक और नई क्लास इमर्ज हुई विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब ब्रिटेन में स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो एक नई क्लास उभर कर आई, दैट वाज द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, इस क्लास को हम लोग कमर्शियल या वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने इस क्लास में देखा कि ये जो न्यू मिडिल क्लास थी ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी। इन लोगों को समझ आया कि कैसे हमें ये एरिस्टोक्रेट्स और ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति कर रखी है लोगों की। उन्हें ये बात समझ आ गई थी। दे वर लिबरल। ठीक है, वो लिबरल थे, वो आज़ाद सोच के थे, वो नैरो माइंडेडनेस नहीं थे, उनके अंदर कोई भी छोटी सोच नहीं थी और वो लोग नेशनल यूनिटी में विश्वास रखते थे। और यही जो न्यू मिडिल क्लास थी यही आगे जाके बहुत सारे रेवोल्यूशंस करती हैं। इन रेवोल्यूशंस में इनको हम लोग रेवोल्यूशनरीज भी कह सकते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं, ये सारे इनके ही नाम है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो न्यू मिडिल क्लास ही आपकी मेन प्रोटैगनिस्ट बनेगी जो सारी लड़ाइयाँ लड़ेगी। ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि कैसे न्यू मिडिल क्लास लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट सबके सामने लेके आई थी। ज़ोलबेराइन एक कस्टम यूनियन थी जिसे प्रशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था। इस कस्टम यूनियन का काम था टू अबॉलिश ऑल द टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे हर एक एम्पायर डिफरेंट पैचवर्क से जुड़ा हुआ था, यानी किसी की भी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं थी, कोई सेम कल्चर या सेम ट्रेडिशन नहीं थे, कोई सेम लैंग्वेज नहीं थी, तो लोगों के अंदर ये वाली फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी नहीं। हमने हैब्सबर्ग का एम्पायर का एग्जाम्पल लिया था। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्विक रिकैप है जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। मैंने ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेटिव वे में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है और अगर हम इसे ऊपर से थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम लोगों को डीप नॉलेज नहीं मिलेगी और एग्जाम में भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको समझा रही हूँ ये लाइन टू लाइन है और आपको एक बार हिस्ट्री की बुक से भी पढ़ लेना है और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो बच्चा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं विद द फ्लो। ओके, तो अब तक हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब पहले ये समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म है क्या। तो
कंजर्वेटिज्म बच्चा एक पॉलिटिकल बिलीफ है जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये जो पुराने तौर तरीके हैं, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, पुराना कल्चर है, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। यानी ये वो लोग थे जिन्हें मोनार्की पसंद थी, ये वो लोग थे जिन्हें अमीरों का डोमिनेशन गरीबों पर पसंद था, ये लोग वो लोग थे जो क्लर्जीमैन इन सब लोगों में विश्वास रखते थे। ये लोग ओल्ड फॉगी थे, हम लोग कह सकते हैं ओल्ड फैशन थे, पुराने ख्यालों के थे, ठीक है, ख्यालातों के थे। ये वाली बात समझ में आ गई। एंड दे ऑलवेज प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी ये लोग समझ चुके थे कि हाँ चलो डेवलपमेंट तो होगा, विकास हो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत चेंज हो, बट वो जो चेंज हो, वो जो डेवलपमेंट हो, एकदम क्विक ना हो, सडन ना हो, ये चेंज धीरे 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 हो, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये लोग कंजर्वेटिज्म कहलाएंगे। अब हमने देखा कि यूरोपियन सोसाइटी में कुछ लोग आपके जो न्यू मिडिल क्लास है वो लोग कौन सी कैटेगरी में आ गए? रेवोल्यूशनरीज में, लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो लोग। वेरास जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वो लोग कौन हो गए? आपके कंजर्वेटिव पीपल, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि क्लैशेस होंगे, यहाँ लिबरल्स के बीच में क्लैशेस होंगे और कंजर्वेटिव, राइट। कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स दोनों आपस में लड़ाई करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स इन दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं, राइट। आप ये बात समझ सकते हो कि when you have different opinions of course you will have a dispute। तो ये वाली बात यहाँ समझने की है कि यहाँ अब हम देखेंगे कि रेवोल्यूशंस कैसे होंगी। रेवोल्यूशंस होंगे जब लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स आपस में लड़ाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे। Following by the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that traditional institutions of a state and society should be preserved, as I've already told you. अब यहाँ बात आती है नेपोलियन बोनापार्ट की। तो नेपोलियन, हमें पता है कि नेपोलियन बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं था, राइट। वो तो बिल्कुल पुराने ख्यालों का या था ही नहीं, राइट। हमने देखा कि फ्रांस में नेपोलियन ने कितने सारे ह्यूज नंबर ऑफ चेंजेस करे, फ्रांस में अच्छे चेंजेस करे, मैं कह सकती हूँ। तो फ्रांस में जब नेपोलियन ने इतने सारे अलग अलग चेंजेस करता जा रहा था तो कंजर्वेटिव्स को तो लगा यार डर कि भाई ये क्या कर रहा है नेपोलियन, ये तो हमारा बिल्कुल सोशल ऑर्डर जो है, हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम है, ये तो सब इसको खत्म कर रहा है, कुछ अलग ही लेकर आ रहा है। तब इन कंजर्वेटिव्स ने क्या किया? इन कंजर्वेटिव्स ने आपस में कर ली दोस्ती। वी नो कि दुश्मन दुश्मन फ्रेंड्स, राइट। तो जब अगर आपका कोई एक सेम टारगेट है, आप दो लोग हो और आपका कोई सेम टारगेट है, आपको उसको डिफीट करना है, तो आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओगे ताकि आप उस टारगेट को डिफीट कर सको। सिमिलरली यहाँ होता है, अब जब अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोग कंजर्वेटिव्स की भावना होते हैं तो वो लोग सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और वो लोग नेपोलियन को हरा देते हैं। और इस नेपोलियन कहाँ पर और इस जो बैटल होती है, जो लड़ाई होती है, इसका नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। और ये वाटरलू कब लड़ी गई थी बैटल? 1815 में। तो 1815 में नेपोलियन की कहानी खत्म हो जाती है। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। जब नेपोलियन की कहानी खत्म हो जाती है तो वो लोग जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ये ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करती हैं। ट्रीटी मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, और ट्रीटी ऑफ वियना यानी जब अगर ऑफ कोर्स आपने कुछ बड़ा लड़ाई लड़ ली है और आप जीत गए हो, यू वन देयर, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ पार्टी, राइट। आप लोग ट्रीट दोगे, पार्टी करोगे, मजे करोगे। तो सिमिलरली ये ट्रीटी ऑफ वियना भी एक पार्टी थी जहां पर सारे लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज के ऑफिशियल हेड्स एंड ऑल। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक पार्टी होस्ट करी, और इस पार्टी का होस्ट कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। वियना ऑस्ट्रिया में है, ओके। तो इसलिए ऑस्ट्रियन चांसलर को बुलाया गया था और इस ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिच। तो अब बात आती है आखिर ये कंट्रीज कौन थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया? तो ये नेशंस थे प्रैब, PRAB। तो प्रैब एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप ये नाम याद कर सकते हो। तो P स्टैंड्स फॉर प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। तो ये चारों कंट्रीज ने मिलकर
नेपोलियन को हराया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू ऑफ 1815. और like after defeating Napoleon, what they did, they met at Vienna to draw a settlement of Europe. तो यहाँ ये ट्रीटी ऑफ वियना क्यों रखी गई थी? ताकि वो लोग एक सेटलमेंट निकाल सकें यूरोप के लिए. मतलब कि नेपोलियन ने, हमने देखा कि इतने सारे अलग अलग चेंजेस करे थे, तो उन चेंजेस को वहीं रोकने के लिए, उन चेंजेस को हटाने के लिए, अंडू करने के लिए बेसिकली क्या किया इन सारी कंट्रीज़ ने, वो वियना में मिली और उन्होंने यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉ किया. ओके, तो दीज ऑल थ्री थिंग्स विच आई हैव रिटन हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी ये नेशंस, कंजर्वेटिव नेशंस करना क्या चाहते थे? तो ये बेसिकली बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच सिटीजन्स ने ओवरथ्रोन कर दी थी, उनको ये वापस गद्दी पर लिया है. Right, so the Bourbon dynasty was restored to power. France lost the territories that it had annexed under Napoleon. तो यानी नेपोलियन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उसे पूरे वर्ल्ड पर कॉन्कर करना था. राइट, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था नेपोलियन ने. तो जितना भी एक्सपेंशन किया था, जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस ने नेपोलियन के रूल के समय हासिल करी थी, वो सारी टेरिटरीज फ्रांस से ले ली गई वापस. उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन इन फ्यूचर. यहाँ ये बताया है, इसको थोड़े डायग्राम की मदद से समझते हैं. लेट्स टेक, ये मेरा फ्रांस है. फ्रांस के आसपास क्या किया इन कंजर्वेटिव नेशंस ने? बेसिकली उन्होंने कुछ स्टेट सेटअप कर दी, यानी यहाँ भी एक स्टेट बना दिया, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे ना उन्होंने फ्रांस की बाउंड्रीज पे डिफरेंट स्टेट्स लगा दिए, डिफरेंट स्टेट्स बना दिए. अब जब वो स्टेट इस्टेब्लिश हो गए वहाँ, वो किस लिए किया गया? ये इंश्योर करने के लिए कि फ्रांस फ्यूचर में अपने आप को एक्सपैंड ना कर ले, एक्सपेंशन ना करे, इसलिए उन्होंने ये सीरीज बाउंड्रीज लगाई थी. आ गई बात समझ? फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ. यानी यहाँ बताया है कि वो जो टेरिटरीज लगी थी, तो बेल्जियम को नॉर्थ में सेटअप किया था और जिनेवा को साउथ में. उसके बाद रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन अ कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली. तो प्रशिया को कौन सी डिफरेंट न्यू टेरिटरीज दे दी थी फ्रांस की, जो वेस्ट पार्ट में थी. सिमिलरली ऑस्ट्रिया को भी नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था. उसके बाद इन ईस्ट रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को मिल गया था पोलैंड, वेराज प्रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सनी. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई. बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड. यानी नेपोलियन ने जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स किया था. अब हमारी बुक में ये मेंशन नहीं है कि व्हाट इज जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो जहाँ तक मैंने गूगल से समझा है, उसमें यही बताया है कि कोई एक रोमन होली एम्पायर था और वो इस कॉन्फेडरेशन के अंदर आता था, और नेपोलियन ने इस एम्पायर को हराकर ये सारी कॉन्फेडरेशंस अपने अंदर हासिल करी थी. समथिंग विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई ओन. राइट, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो और प्लीज़ अगर समझना हो तो यू कैन डू इट. ओके, तो ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, ये कंजर्वेटिव नेशंस ने नहीं छुआ, यानी इसका उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेफ्ट अनटच्ड. ओके, ये वाली बात समझ में आ गई. 8th पॉइंट देखते हैं. दिस मोनार्कीज that had been overthrown by Napoleon was restored and a new conservative order was created in Europe. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि मोनार्कीज को जो ओवरथ्रो कर दिया था नेपोलियन के टाइम में, वो फिर से रिस्टोर कर दी और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट हो गया था एंटायर कॉन्टिनेंट यूरोप में. आ गई बात समझ? यानी जो मोनार्कीज को पहले ओवरथ्रो कर दिया था, फिर से ही अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ रूल आ गया है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं रूल करने के लिए. अब ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये ऑटोक्रेटिक थे. ऑटोक्रेटिक यानी
एब्सोल्यूटिस्ट रूल, ये मोनार्की में मानते थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। अब हमने देखा था कि जब नेपोलियन के सिविल कोड में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। तो नेगेटिव चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हैं। उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, उसके बाद उसने सेंसरशिप इम्पोज करी थी, और उसने क्या किया था, इट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन आर्मी। सिमिलरली जब लोगों को पता चला, इन कंजर्वेटिव नेशंस को पता चला कि सेंसरशिप नेपोलियन ने इम्पोज करी है, उन्हें लगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं सह सकते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड दे sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments। तो यानी वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको कोई भी क्रिटिसिज्म वो फेस नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज किया, ठीक है, जो नेपोलियन ने किया था। उन्हें लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सेंसरशिप इम्पोज कर देते हैं। तो दे इम्पोज सेंसरशिप टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस एंड सॉन्ग। तभी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, बिल्कुल भी किसी के पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जब हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, राजा के खिलाफ राजा कुछ भी गलत करे जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, दैट इज सेंसरशिप। अब हमने इतना कुछ अभी तक पढ़ा है कंजर्वेटिज्म के बारे में। अब हम चलते हैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट लोगों के तरफ, दे वर द रेवोल्यूशनरीज। अब मैंने आपको बताया था ये रेवोल्यूशनरीज कौन से लोग हैं, मिडिल क्लास, क्योंकि इन्हें समझ आ चुका था कि हमारे साथ हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन। तो अब हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। यानी अब क्या हुआ, अब 1815 में जब अगेन कंजर्वेटिज्म वाला लॉ आ गया, अगेन कंजर्वेटिव लोग आ गए, मोनार्कियल सिस्टम आ गया, तब ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने क्या किया, ये छुपके मिलने लगे, राइट। सीक्रेट सोसाइटीज इन लोगों ने फॉर्म कर ली और ये छुपके से मिलते थे ताकि इन लोगों को पता ना चले, ठीक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो थी ये इन लोगों को पता ना चले। रेवोल्यूशनरीज अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, एज वी नो कि रेवोल्यूशनरीज बिल्कुल ऑपोजिट है कंजर्वेटिव्स लोगों से, और हमें पता है कि रेवोल्यूशनरीज में मिडिल क्लास आते हैं और कंजर्वेटिव्स में कौन आते हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं, लाइक राजा महाराजा, क्लर्जी पीपल, एरिस्टोक्रेट्स, ये सारे लोग कंजर्वेटिव्स हैं। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, कमर्शियल क्लास, ये क्या है, रेवोल्यूशनरीज है। तो ये लोग इन मोनार्कियल फॉर्म को एकदम अबॉलिश करना चाहते थे और ये लड़ना चाहते थे फॉर द फ्रीडम एंड लिबर्टी। Most of the revolutionaries also saw creation of nation states as necessary part of the struggle। उन्हें समझ आ चुका था कि नेशन स्टेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और नेशन स्टेट कैसे बनेगा, जब ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम अबॉलिश हो जाएगा, जब डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक लोग अटेन कर लेंगे, जब सारे लोगों की फिक्स बाउंड्री होगी, कोई ऐसे एक्सपेंशन नहीं होगा, सारे लोग सेम कल्चर के लोग, सेम ट्रेडिशन के, सेम लैंग्वेज के लोग एक साथ रहेंगे, उनमें नेशनलिज्म की भावना होगी, तभी आपका जो ये नेशन स्टेट बन पाएगा। तो नेशन स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो लोग ये समझ चुके थे। कौन लोग समझ चुके थे, द रेवोल्यूशनरीज। और हम एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज गिउसेppe मज़ीनी। गिउसेppe मज़ीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो जिनोआ में बॉर्न हुए थे 1807 में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ वन सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड कार्बोनारी, ठीक है। तो कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थी और इस सीक्रेट सोसाइटी के गिउसेppe मज़ीनी मेंबर थे। He founded two major secret societies. The first one is Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern। ये दो आपके जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यंग इटली उन्होंने मर्सेलिस में इस्टेब्लिश करी थी, और यंग यूरोप इन बर्न। तो अभी तक हमने गिउसेppe मज़ीनी के बारे में ये पढ़ा है कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, 1807 में बॉर्न हुए थे जिनोआ में। उसके बाद ये एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी के मेंबर थे, और इन्होंने टू मेजर सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया था, ये उसके फाउंडर थे। The first one is Young Italy in Marseilles and the next one is Young Europe in Bern।
उसके बाद मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Very important. अब मजीनी की ये जो लगातार ये जो कोशिश हो रही थी ना, मजीनी की मोनार्की को अबॉलिश करने के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए, ये सारी जो चीज़ें कर रहा था यूसुफ मजीनी, इससे कंजर्वेटिव लोगों को लगने लगा डर. ठीक है. And Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. Very, very, very important. ये Metternich ने, अभी आप देखोगे कि एक और स्टेटमेंट दिए हैं आगे चैप्टर में. तो ये जो 2-3 स्टेटमेंट्स ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक Metternich ने दिए ना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपके जो ड्यूक Metternich थे वो क्या थे, एक कंजर्वेटिव थे, है ना, कंजर्वेटिव थे. क्यों? क्योंकि वो इन सारी मोनार्की में विश्वास रखते थे. तो वो जो ये जो आपके Metternich थे, ड्यूक Metternich, ये कंजर्वेटिव थे. और जब इन्होंने देखा कि ये यूसुफ मजीनी ये जो रेवोल्यूशनरी है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में डेमोक्रेसी की भावना उत्पन्न कर रहा है, नेशनलिज्म को फैला रहा है एंड ऑल, तो उसने कहा कि ये जो आदमी है यूसुफ मजीनी, ये है मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. यहाँ बात समझने की है कि सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है. सोशल ऑर्डर यहाँ ये बताया है कि वो जो सिस्टम है, अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, मोनार्की. तो उसने कहा यहाँ सोशल ऑर्डर किसे दर्शाता है बच्चा, मोनार्क. ठीक है, मोनार्की को, एब्सोल्यूटिस्ट रूल को. तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सोशल ऑर्डर, हमारे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे खतरनाक दुश्मन है. कौन? यूसुफ मजीनी. आ गई ये वाली बात समझ? परफेक्ट. अब हम चलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848. ये जो पीरियड था ना 1830 से लेकर 1848, इसमें धनाधन रेवोल्यूशंस हुए हैं. ठीक है. तो हम यहाँ कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले अगेन हम फ्रांस के जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1830 में परफॉर्म हुआ था. उसके बाद हम ब्रुसेल्स के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे. The first revolt took place in July 1830. Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe. तो अब क्या हुआ, जब जुलाई रेवोल्यूशन चला फ्रांस में 1830 में, तो उन्होंने, जब कंजर्वेटिज्म अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया था. राइट. कंजर्वेटिव लोगों ने, नेशंस ने क्या किया था, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था फ्रांस में. अब जब ये जुलाई रेवोल्यूशन हुआ 1830 में, यानी 1815 में उन्होंने रिस्टोर किया था बर्बन डायनेस्टी को, यानी 15 सालों बाद क्या हुआ, एक जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में. जब क्या हुआ, तब जो आपका बर्बन डायनेस्टी थी उसको अगेन ओवरथ्रो कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया विच वाज लुई फिलिप. लुई फिलिप एक ब्रांड भी है. राइट. तो यहाँ हमें ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई. अब यहाँ बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है. ऑफ कोर्स मोनार्क होगा विच इज लुई फिलिप, बट दे विल नॉट हैविंग एब्सोल्यूट पावर. उनके पास सारी पावर नहीं होगी, उनके पास लिमिटेड पावर होगी. ठीक है. सो मोनार्क विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये वाली बात आई समझ कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनार्क है, बट उस मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो उसके पास लिमिटेड पावर है. तो हमें समझ आ गया कि लुई फिलिप को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया था. अब जब ये जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो अगेन जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जैसे लाइक हमने पहले भी देखा है कि जब पहले फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों तो सारे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में एक लहर उठ गई थी नेशनलिज्म की. सिमिलरली जब अगेन जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो फिर से पूरे
कॉन्टिनेंट में, हर एक कंट्री में लहर उठ गई थी कि हमें अपने देश को इस डेस्पोटिज्म के रूल से फ्री करवाना है। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से हमें फ्री करवाना है, हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हासिल करनी है। तभी अगेन ड्यूक मेटरनिच ने स्टेटमेंट दी कि व्हेन फ्रांस sneezes, मेटरनिच once remarked, the rest of Europe catches cold, है ना। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगेन ये वाली जो स्टेटमेंट मेटरनिच ने दी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। When France sneezes, यानी जब फ्रांस में किसी रेवोल्यूशन की लहर उठती है तो वो पूरे कॉन्टिनेंट में हर एक कंट्री में फैल जाती है। The rest of Europe catches cold, ओके क्योंकि जब आपका ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ 1830 में, उससे अगेन एक लहर उठी ब्रुसेल्स में। हमें पता है कि ब्रुसेल्स क्या है, हमने पढ़ा है पावर शेयरिंग के चैप्टर में, बेल्जियम की कैपिटल है। तो जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, यानी ब्रुसेल्स ने बेल्जियम ने भी अपने आप को क्या करवा लिया, फ्री करवा लिया। किसके रूल से? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के रूल से बेल्जियम ने भी अपने आप को फ्री करवा लिया। ये वाली बात समझ में आई। तो अभी तक हम लोगों ने 2 रेवोल्यूशंस पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज द जुलाई रेवोल्यूशन जो आपका फ्रांस में हुआ, और उसके बाद फ्रांस से जब ये रेवोल्यूशन की लहर उठी तो अलग अलग यूरोप के कॉन्टिनेंट में पहुंचने लगी। सिमिलरली बेल्जियम में फ्रांस को देखते देखते उन्होंने भी अपने आप को फ्री करवाया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस वाली रेवोल्यूशन से बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, तो ये सुनना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि ग्रीस की कितनी इम्पोर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, राइट। हम ग्रीस को क्या कहते हैं? ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और क्रैडल का मतलब होता है पालना। पालना इन हिंदी लाइक वी से, जिसमें छोटे छोटे बेबीज वो लोग बैठते हैं, सोते हैं, खेलते हैं। तो यानी इसका हमें सिमिलरली ग्रीस को भी क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी आपके जो बाकी कंट्रीज की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो कहाँ से शुरू हुई है? ग्रीस से शुरू हुई है। ओके, ये वाली बात समझ में आई। तो ग्रीस इज नोन एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, और हमें पता है कि ग्रीस हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। ग्रीस को हम सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, वेदर इट्स यूरोप और लाइक एनी अदर कंट्री, एनी अदर कॉन्टिनेंट। तो पर ये जो ग्रीस था ना, जो आज हमें ग्रीस दिखता है, ये ग्रीस पहले ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर है, ठीक है, था, सॉरी। सो ओटोमन एम्पायर इज बेसिकली एक मुस्लिम एम्पायर था, और ये इस एम्पायर के बारे में आप थोड़ा बहुत ना नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब खिलाफत इशू के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर के अंदर था सिंस 15th सेंचुरी। यू कैन इमेजिन 15th सेंचुरी से ये ग्रीस पर कौन रूल करता था? ओटोमन एम्पायर। अब जब ये इतने सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, राइट, हमने देखा कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, ब्रुसेल्स में हुआ, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे थे, तब ग्रीक पीपल के ग्रीक्स के अंदर भी एक भावना जागी कि हम लोगों को भी यार स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम करना है, हमें भी अपने आप को फ्री करवाना है फ्रॉम दिस ओटोमन एम्पायर। ग्रीस ने ये ठान लिया, और इंडिपेंडेंस की शुरुआत, राइट, इंडिपेंडेंस मांगने की ये जो स्ट्रगल है, जो फ्रीडम मांगने की ये जो स्ट्रगल शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं 1821 में। तो ये डेट याद रखनी है, 1821 was the year in which Greek War of Independence started. अब ये जो ग्रीक्स के नेशनलिस्ट थे, राइट, नेशनलिस्ट यानी वो लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो लोग जो अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला अदर यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये ग्रीस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ग्रीस क्या है? सभ्यता की शुरुआत ग्रीस से हुई है, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया ग्रीस के पीपल को, राइट, ग्रीस के लोगों को।
एंड एक पोएट था, इंग्लैंड का पोएट था लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन ने भी काफ़ी ज़्यादा फंड्स को ऑर्गेनाइज किया, पैसा इकट्ठा किया और वो वॉर में लड़ने गया ग्रीस के लिए, बट वहाँ वो बेचारा 1821 में मर गया ड्यू टू फीवर, ठीक है। ये वाली बात आपको लॉर्ड बायरन के बारे में भी याद रखनी है। उसके बाद फाइनली इतने ज़्यादा स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम करते करते 11 साल बीत गए, राइट। फाइनली उन्हें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन करी गई और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया। आप देख सकते हो कि 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। जस्ट आफ्टर 11 years इट गॉट इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली, वो लोग फ्री हो चुके थे, उन्होंने लिबर्टी को हासिल कर लिया था। ये वाली बात समझ में आई। अब यहाँ एक फन फैक्ट, लाइक फन फैक्ट तो नहीं, एक मोर टू नो वैसी चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है ये? कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट डे में इस्तांबुल है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या है हमारा? इस्तांबुल, इस्तांबुल, ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपके एग्जाम में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स और भी आपकी जो बुक में पॉइंट्स हैं वो सारे लिख के आ सकते हो। आ गई बात समझ? अब हम लोग आगे चलते हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो अब हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ये लोगों तक कैसे पहुँची, लोगों तक ये बात कैसे स्प्रेड हुई कि ये उनका नेशन है और उन्हें अपने नेशन से प्यार करना है, देशभक्ति की बेसिकली ये जो भावना थी ये लोगों तक कैसे पहुँची, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। लोगों तक ये जो मैसेज था, नेशनलिज्म का मैसेज था, पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करी गई दैट वाज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था और इस मूवमेंट ने ये था ना कि हम लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार भरेंगे, राइट। सो कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रोमांटिक इमेजिनेशन कि थोड़ा कुछ लव से रिलेटेड है, राइट। लव से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, पोएट्री से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने क्या था ना कि हम लोग ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, ये जो नेशनलिज्म की जो भावना है, ये लोगों तक आर्ट के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। लोगों को हम लोग प्यार से समझाएंगे कि देखो ये तुम्हारा नेशन है, तुम इस नेशन के बच्चे हो, ऐसे हम लोग प्यार से लोगों को समझाएंगे विद लव। ये था इस मूवमेंट का मेन मोटिव। कल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ। Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist feeling। यानी इस मूवमेंट ने, ये जो कल्चरल मूवमेंट चला, इस मूवमेंट ने ये ठान लिया था कि हम लोगों के अंदर, हम लोगों के दिल में एक फीलिंग को जगाएंगे, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. Instead, they focused on intuition, emotions and mystical feelings। तो यहाँ ये बताया कि जो भी पोएट्स होते थे, रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, राइट, जो भी ये सारे काम करते थे उनको हम रोमांटिक आर्टिस्ट कहते हैं। तो रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लोगों को समझाना शुरू किया कि नेशनलिज्म है क्या, ठीक है, ये सब समझाना शुरू किया। और उन्होंने ना सोचा कि ये रीजन साइंस अपनी जगह है, बट लोगों को कैसे समझ आएगा कि क्या है नेशनलिज्म, लोगों को कैसे लोगों के अंदर कैसे ये देशभक्ति की भावना जागेगी, ये कैसे जागेगी? विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स। वो लोग क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, उनके दिल में कितना प्यार है अपने नेशन के लिए, ये सारी चीज उन्होंने सोचा। रीजन साइंस मत समझाओ इन लोगों को, इन्हें नहीं समझ आएगा, इन्हें समझ आएगी प्यार की भाषा। और इस प्यार की भाषा का नाम उन्होंने रख दिया
रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म पे अगर लिखने के लिए आएगा एग्जामिनेशन में तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन थी ये लोगों तक दो टाइप्स में पहुंचाई गई, पहले कल्चर के थ्रू और दूसरा लैंग्वेज के थ्रू। कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को फैलाया था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने, ठीक है। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। द फर्स्ट वन इज दास वोक एंड द सेकेंड वन इज वोक गीस्ट। अब ये दोनों ही दास वोक और वोक गीस्ट जर्मन वर्ड्स हैं, तो इनका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी को भी ट्रू जर्मन कल्चर समझना है, ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, डिस्कवर करना है, तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा, दास वोक के बीच, यानी कॉमन लोगों के बीच। ऑफ कोर्स अगर हम कॉमन लोगों के बीच ही जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आखिर ट्रू कल्चर क्या है। अब जैसे कि अगर किसी को इंडिया का कल्चर एक्सप्लोर करना है तो अगर वो कहीं बड़े बड़े रिच फैमिलीज, जो इंडियन रिच फैमिलीज हैं, उनके घर चले जाएंगे तो वहाँ ट्रू इंडियन कल्चर तो दिखेगा नहीं। अगर किसी को सच्ची में अपने हमारे देश का कल्चर एक्सप्लोर करना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, कॉमन जनता के बीच में, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि असली इंडियन कल्चर आखिर है क्या। और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो था वोक गीस का। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. यानी हमारे वो गीस का मतलब यही है कि ये जो कल्चर है, जो कॉमन कल्चर है कॉमन लोगों के बीच में, यही कल्चर हमारा ट्रू सोल है, हमारी ट्रू स्पिरिट है। हमारे देश की सोल क्या है, हमारा कॉमन, हमारा कल्चर, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आई गेस अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस एक दो बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम चलते, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट था रोमांटिसिज्म की फीलिंग को लोगों तक पहुंचाना, रोमांटिसिज्म मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया कल्चर ने। सिमिलरली हम देखते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट ने लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया। लैंग्वेज बच्चा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, राइट। जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू द सेम लैंग्वेज तो हमारे बीच एक अलग सा कनेक्शन जुड़ पाता है। अगर लेट्स टेक मैं यहाँ फ्रेंच में बातें करने लगूँ और आपको फ्रेंच नहीं आती तो ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच वो कॉमननेस नहीं होगी, वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई लैंग्वेज जो होती है ना, स्पेशली हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारी मदर टंग, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो हम यहाँ यही देखने वाले हैं कि लैंग्वेज का क्या रोल होता है। तो द एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल language, and the collection of local folk role was not just to recover national ancient spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. तो यहाँ ये बताया, ये वैसे आपकी बुक का टेक्स्ट है जो मैंने पढ़ा है, या ये बताया कि लैंग्वेज जो हम लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, ये लोग हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि ये नेशनलिज्म की भावना लोगों तक पहुँचाएगी, बल्कि इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि जो लोग इलिटरेट लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँच सकता है, ठीक है। उनको समझ आएगा कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज़ है, हमें अपने देश से प्यार करना है, हमें अपने देश को डिस्पोटिज्म रूल से हटाना है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, ओके। तो लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल पोलैंड का। पोलैंड का पार्टीशन कर दिया था काफ़ी बड़ी पावर्स ने, सच एज रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। रैप से आप याद रख सकते हो, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड पी फॉर प्रशिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था उसका, और पोलैंड का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला था रशिया को। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपनी विल इम्पोज करने लगा पॉलिश लोगों पर, ठीक है। और रशिया इतना ज़्यादा डोमिनेशन कर रहा था कि वो पॉलिश लोगों को उनकी लैंग्वेज, उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज पॉलिश बोलने नहीं देता था। सो बेसिकली पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल
एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो अब लोगों को तो आया बहुत गुस्सा, राइट, पॉलिश लोगों को आया बहुत गुस्सा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट लोगों ने क्या किया, वो लोग उन्होंने लैंग्वेज को ही अपना वेपन बना लिया नेशनल स्ट्रगल का। वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में पॉलिश लैंग्वेज में ही बोलते थे और लोगों को नेशनलिज्म की भावना समझाते थे, ये सब करते थे, मतलब वो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। हम यहाँ एक फेमस रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैरोल कोरपेंस्की। कैरोल कोरपेंस्की एक पॉलिश थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपराज एंड म्यूजिक। मतलब अगेन उन्होंने रोमांटिसिज्म का यूज़ किया। उन्होंने म्यूजिक से, आर्ट से, पोइट्री से लोगों को नेशनलिज्म का मतलब समझाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दो और चीज़ करी। उन्होंने कुछ दो डांस फॉर्म होती है पोलैंड की, विच इज पोलोनेज एंड मजुरका। पोलोनेज एंड मजुरका को उन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिए। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो उनकी इमेजेस। तो कैरोल कोरपेंस्की का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये बेसिकली एक पॉलिश थे। इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने के लिए ओपराज, म्यूजिक और फोक डांसेस करें और उसके बाद उन्होंने पोलोनेज और मजुरका जैसे फोक डांसेस को नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आफ्टर स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब मैंने बताया कि क्या लोगों ने क्या किया, पॉलिश लोगों ने वो पॉलिश लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो आपके प्रीस्ट होते थे ना, जो प्रीस्ट यानी कौन होते हैं, जो चर्चेस में होते हैं, राइट, पंडित इन हिंदी भी से, जो मंदिरों में आपको मिलेंगे। तो प्रीस्ट जो होते थे, बिशप्स जो होते थे, ये लोग ना प्रीच करते थे, मतलब प्रीच करते थे, यू नो व्हाट इज प्रीच, ठीक है। प्रीच जब करते थे वो लोग, तो लोग वो ना पॉलिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे चर्चेस में। अब उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और प्रीच किया चर्च में प्रीच किया इन पॉलिश, तब उन लोगों को जेल भेज दिया गया। एंड कौन से जेल में भेजा, साइबेरिया के जेल में। साइबेरिया कौन सी जगह है, वही वाली जगह है जहाँ पे 6 मंथ सुबह होती है और 6 मंथ रात, ठीक है। तो वहां बेच दिया जस्ट बिकॉज दे रिफ्यूज टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज। तो अगेन वो सक्सेसफुल हुए, उन्हें मार पड़ी, वो सक्सेसफुल नहीं, उन्हें मार पड़ी, नो मैटर। बट आप देख सकते हो कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। लोग अब अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे। पहला हमने देखा जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का, जिन्होंने कल्चर का इस्तेमाल करके हमें दास, वोक और वोक गीस का कॉन्सेप्ट दिया। फिर हमने कैरोल कोरपेंस्की का एग्जाम्पल देखा। इन्होंने पोलोनेज और मजुरका जैसे डांस फॉर्म्स को नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट किया। और हमने पोलैंड का एग्जाम्पल दिखा कि कैसे लैंग्वेज एक वेपन बन गई ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। ये वाली बात आई बच्चों को समझ। एक बार ये वाला जो पार्ट है ना रोमांटिक इमेजिनेशन का, एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि यूरोप में, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जो आज आप यूरोप देखते हो वैसा यूरोप पहले नहीं था। काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी थी यूरोप में। तो हम यहाँ यही देखने वाले हैं कि 1830 एक ऐसा साल था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी एंटायर कॉन्टिनेंट यूरोप में। 1830s were the year of great economic hardship in Europe। तो ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप फैल चुकी थी पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप में। The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe। अब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850s अराउंड, ये ऐसा साल था जहाँ पर इतनी इनॉर्मस इंक्रीज हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बम फट चुका था, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अब पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा थी बट एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल there were very less number of jobs were available। जॉब्स नहीं थे और पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, जॉब्स नहीं थी, तो क्या होगा फिर
अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा था। और अब हम देखेंगे कि जो गांव की हालत थी, जो रूरल एरियाज थे यूरोप में, वहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब हालत थी। इसलिए लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। सारे लोग गांव से उठकर आ गए शहरों में। हमें पता है कि लोग गांव से शहरों में क्यों आते हैं, ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिले, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। बट वो लोग गाँव से जब शहर में आए, ऑलरेडी शहर की हालत इतनी ख़राब थी, और अब वो लोग भी आ गए तो जगह बिल्कुल नहीं थी। सारे लोग ओवर क्लाउडेड स्लम्स में रहने लगे। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। लोग चौल में रहने लगे, गलियों में रहने लगे, झुग्गियां में रहने लगे। तो ऐसी सारी सिचुएशंस हो गई थी। पता चल रहा है आपको, समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है? ओके। तो हमने अभी तक क्या देखा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों के पास लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थे यानी लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, पैसे की कमी थी। इसलिए ही इकोनॉमिक हार्डशिप पूरे यूरोप में देखी गई। उसके बाद माइग्रेशन होने लगा, लोग गांव से शहर में आने लगे। शहर में आने के बाद वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड गलियों में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, peasants are burdened with feudal dues as in rural areas, whereas aristocracy was still enjoying the power. Aristocracy यार अमीर लोग हैं, वो तो पावर में रहेंगे, बट peasants को अभी भी हम देख सकते थे कि यूरोप में पूरी तरह फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश नहीं किया गया था। फ्यूडल ड्यूज फार्मर्स को देने पड़ते थे, तो इसलिए बेचारे peasants परेशान थे। एरिस्टोक्रेसी अपने मजे से था। उसके बाद अब क्या हुआ, एक बार बैड हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब क्रॉप्स नहीं हो गए, एकदम बैड हार्वेस्ट हुआ। अब बैड हार्वेस्ट हुआ तो हमें पता है कि इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, राइट, इतना ज़्यादा फूड नहीं बनेगा। और जब सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फूड प्राइसेस में राइज हो जाएगा। ये वाली बात हम थोड़ा समझते हैं कि जब आपका सप्लाई तो कम होता है ना, सप्लाई कम हो गया ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, और डिमांड हो गई आपकी ज़्यादा। डिमांड ज़्यादा क्यों हो गई, जैसे सप्लाई कम हुआ ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, और डिमांड ज़्यादा हुई बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई। जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, प्राइजेस हाई हो जाते हैं। आई बात समझ, प्राइजेस हाई हो जाते हैं। When supply goes down and demand goes up, prices बढ़ जाते हैं। तो यही सेम यूरोप में हुआ। फूड प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके थे, बैड हार्वेस्ट हुआ था, और इसकी वजह से ही लोगों को आया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। Peasants and weavers revolted and Louis Philippe was forced to flee। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा सबसे पहले किसे आता है, ऑफ कोर्स फ्रांस को आता है, ठीक है। तो फ्रांस को आया बहुत गुस्सा, स्पेशली पेरिस में ज़्यादातर हुआ, तभी इस रिवोल्ट को हम लोग पेरिस रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। तो जब ये सब इतना कुछ होने लगा फ्रांस में, पीजेंट्स वीवर्स रिवोल्टेड, सारे लोग अगेन मिडिल क्लास पीजेंट्स फार्मर्स सारे लोग क्या करने लगे, रिवोल्ट करने लगे। और जब इतना बड़ा रेवोल्यूशन होने लगा, लोग लड़ाई करने लगे, गुस्से में आ गए, तब लुई फिलिप को लगा अगेन बहुत ज़्यादा डर। और लुई फिलिप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया था हमने, है ना, वो भाग गया, राइट, ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। वो डर कर मारे भाग गया कि पता नहीं ये लोग मेरा भी मुझे जान से मार दें, गद्दी वद्दी छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ, भाग, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट में हमने ये पढ़ा है। एक और रिवोल्ट है जो बहुत ही छोटी जगह में दे रखा है हमारी बुक में, दैट इज रिवोल्ट बाय सिलेसियन वीवर्स इन 1845। इस वाले रिवोल्ट पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, सोचते यार कुछ नहीं है। और आपको मैं बता दूं, ये वाला जो आया था ना, एक्सप्लेन रिवोल्ट ऑफ सिलेसिया वीवर्स, ये जब अभी तो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं हुए, बट मेरे जो CBSE सैम्पल पेपर आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन था। और आई गेस 3 या 5 मार्कर में था, आई डोंट रिमेंबर, आई गेस 3 मार्कर में था। और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा खुली रह गई थी, यार मैंने ये नहीं पढ़ा, तो मैंने सबसे पहले इसको उठा कर पढ़ा था। तो आज मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, रिवोल्ट बाय सिलेसियन वीवर्स, जो कि हुआ था 1845 में। इसमें मैं आपको जस्ट कहानी बता रही हूँ, वो कहानी सुन लेना, ओके।
यहाँ हम सिलेसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सिलेसिया ये जो कंट्री थी ना, मतलब कंट्री तो पहले कुछ नहीं था, बट स्टिल सिलेसिया में सारे लोग, सबसे ज़्यादा लोग कॉटन वीवर्स थे। तो पूरा का पूरा सिलेसिया कॉटन वीवर्स से भरा हुआ था। और कॉटन वीवर्स का मतलब क्या होता है? कॉटन वीवर्स यानी वीव जो करते हैं, जो धागे से कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग ये काम करते थे पूरे सिलेसिया में, जो भी लोग थे। अब वहाँ आता है एक कॉटन वीवर, एक कॉटन कॉन्ट्रैक्टर आता है, और वो क्या करता है, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है कॉटन वीवर्स के साथ कि तुम लोग मुझे इतने सारे कपड़े बना के दे दो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, ठीक है। वो रॉ मटेरियल दे देता है उन्हें, कॉटन थ्रेड जो भी उन्हें चाहिए होता है वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है, और वो कहता है कि तुम मुझे बना के दो, इससे वीव करके दो। अब वो लोग भी खुश होते हैं और वो लोग वीव कर देते हैं कि चलो हाँ हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बट जब कॉटन कॉन्ट्रैक्टर आता है उनके पास, तो वो उनकी पेमेंट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। यानी पहले उनके पेमेंट, लेट्स टेक अगर 1500 तय हो लो फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपीज़ दूंगा। यू कैन इमेजिन 1500 में से सिर्फ 100 रुपीज़ दूंगा, तो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई उनकी पेमेंट। वो ही होता है। अब जब ऐसा होता है तो कॉटन वीवर्स को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वो कहते हैं कि हम तो ये होने नहीं देंगे, ऐसा कोई चीटिंग, ऐसी चीटिंग कोई नहीं कर सकता हमारे पास। वो लोग अपने हथियार लेके ना, हथियार इन द सेंस जो खेती बाड़ी करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, स्कॉन लाइक सिकल, ये सारी चीज़ें लेकर वो लोग चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन पर, कॉन्ट्रैक्टर की हवेली पर। और जब वो लोग हवेली पर चले जाते हैं तो वो उसके घर में इतना ज़्यादा क्राउड होता है, वो लोग क्राउड में उसके घर में घुस जाते हैं और उसके घर में कर देते हैं तोड़ फोड़। अब इसमें कॉटन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपनी फैमिली को लेके जाता है भाग। उसे लगता है कि नहीं यार यहाँ रहना सेफ नहीं है, ये लोग भी हमें जान से मार देंगे। तो वो अपनी फैमिली को लेके भाग जाता है दूसरे वाले विलेज में, ठीक है, दूसरे विलेज में। अब ऑफ कोर्स दूसरे विलेज को भी भनक थी कि इस कॉटन कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ किया है, उन्हें भी पता था कि हमारे नेबर विलेज में क्या हो रहा है। तो इसलिए उन विलेजर्स ने मना कर दिया कि हम तुम्हें यहाँ नहीं रखने देंगे। फाइनली अब कॉटन कॉन्ट्रैक्टर इतना डर जाता है, वो चला जाता है आर्मी के पास। और जब वो आर्मी के पास चला जाता है तो वहाँ वो आर्मी को लेकर आता है और कहता है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे एंड वगैरह वगैरह, मुझे बचाओ। राइट, तो जब ये कहता है तो आर्मी के बीच और कॉटन वीवर्स के बीच होती है लड़ाई। आर्मी किसकी तरफ से लड़ रही है? कॉटन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, और कॉटन वीवर्स, ठीक है। तो जब आर्मी और कॉटन वीवर्स के बीच लड़ाई होती है, ऑफ कोर्स हु विल विन? विच विल हैव ग्रेटर पावर, और ग्रेटर पावर तो भाई आर्मी के पास है ही। इस लड़ाई में कौन जीतता है? ऑफ कोर्स आर्मी जीतती है। तो इसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है, थोड़ी सैड है, बट या स्टिल हमें ये नहीं समझना है कि कौन सा रेवोल्यूशन सक्सेसफुल था, कौन सा सक्सेसफुल नहीं था। हमें ये समझना है कि कितने ज़्यादा रेवोल्यूशंस यूरोप में हो रहे थे। आप देखोगे कि हर एक जगह रेवोल्यूशंस वर टेकिंग प्लेस, नॉट अ सिंगल प्लेस वाज लेफ्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट यूरोप जहाँ पर रेवोल्यूशंस नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो जब इस लड़ाई में, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इस लड़ाई में 11 कॉटन वीवर्स वर शॉट, ठीक है। 11 वीवर्स डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ओके, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब आज के लिए बहुत हो चुका है, मैं भी थक गई हूँ, आई गेस आप लोग भी थक गए होंगे मेरी बातें सुन के, बट स्टिल वील मीट इन द पार्ट 3 वीडियो। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। So with this we have completed the part 2 of this chapter. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी पार्ट 3 के साथ, और पार्ट 3 वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस चैप्टर को टोटली फिनिश कर दूं, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ओनली। एंड क्या, अ वेरी बिग थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। बट एक शिकायत है मेरी कि आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखते। प्लीज़ देखो बच्चा, आई गेस मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मैंने अभी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं और मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरे पास खुद की भी पढ़ाई है, तो आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। सो या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो जस्ट आई वांट कि आप लोग
अच्छा स्कोर करो और अच्छे से पढ़ाई करो. या सो टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय.